Okay. So today we are going to start with the nomenclature. नॉमनक्लेचर बच्चों, लास्ट टर्न पे क्लास पे भी हमने एक बार आप लोगों से थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अभी भी बता रहे हैं कि नॉमनक्लेचर का मतलब होता है नेम देना, किसी को नेम देना, नाम देना। तो नाम तो उसको दिया जाता है जिसका कोई नाम ना हो पहले से, जिसका कोई नाम ना हो। ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग यूज कर रहे हो और उसका नाम नहीं दिया गया है। तो नाम तो दिया ही गया है, हर चीज का दिया गया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर किसके नाम की बात हो रही है? यहाँ पर एक साइंटिफिक नाम की बात हो रही है। किसके नाम की बात हो रही है बच्चों? नॉट रिटन, हाँ। यहाँ पर एक साइंटिफिक नेम की बात हो रही है। साइंटिफिक नेम क्यों देना जरूरी है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देना क्यों जरूरी है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर हम सोचें कि अलग अलग रीजन्स में, मतलब हर सेवरल सेवरल 100 किलोमीटर्स पे लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इंडिया में अगर हम कहें तो हर 100-150 किलोमीटर पे भाषा में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। भाषा या बोली में बदलाव आने का मतलब कई चीज है, जिसका प्रोनाउंसिएशन किसी और जगह पे कुछ और किया जा रहा है, दूसरी जगह पे कुछ और किया जा रहा है। तो वहां पर उन चीजों के नाम भी अलग अलग बोले जाते हैं। इसी तरह जितनी ज्यादा दूरी होगी उतनी ही ज्यादा अलग अलग तरह के नाम बोले जाएंगे। एक ही चीज के, आप एक ही कंपोनेंट के 100 से ज्यादा नाम सुन सकते हैं अलग अलग रीजन्स में। इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो सब लोग किसी भी चीज को अपने लैंग्वेज में बुलाते हैं। तो अपने लैंग्वेज में उन्होंने क्या नाम रखा है ये आप नहीं जानते, आपने अपने लैंग्वेज में क्या नाम रखा है ये दूसरे नहीं जानते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि तुमको एक छोटे से तुमको ह्यूमंस का, इंसान का 100 नाम याद करना है, तो तुमको कितना बुरा फील होगा कि यार मुझे पता है कि ह्यूमन मतलब इंसान होता है, अब मैं इस ह्यूमन का 100 नाम अलग अलग याद करूं कि चाइना में ह्यूमन को ये कहते हैं, अफ्रीका में ये कहते हैं, ठीक है, ये बंगाल में ह्यूमंस को इस तरह से कह के बुलाते हैं। तो कैसे, मतलब तुमको बुरा नहीं फील होगा कि यार मैं एक ही चीज का 100 नाम क्यों पढूं? लेकिन अगर मान लो आपको कहीं पे जाना है घूमने टहलने, जहाँ का लैंग्वेज आप नहीं जानते हो, तो आपको तो उनके लैंग्वेज में ही बोलना पड़ेगा ना। जैसे आप साउथ चले गए, तो आप हिंदी बोलोगे तो वो लोग जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो अच्छा ये है कि आप जानो उसके बारे में। इसी तरह वर्ल्ड के किसी अदर कोने में चले गए जहाँ का आपको लैंग्वेज नहीं पता है, तो वहां पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एनिमल्स और प्लांट्स एनिमल्स और प्लांट्स के लिए क्या बनाया, एक एजेंसी बनाई। उस एजेंसी का नाम आईसीबीएन था और दूसरे का नाम आईसीजेडएन था। इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, और बी का मतलब यहाँ बोटैनिकल है और जेड का मतलब जूलॉजिकल है। ठीक है। तो बोटैनिकल वालों ने प्लांट का नाम रखना शुरू किया और जूलॉजिकल वालों ने एनिमल का नाम रखना शुरू किया। तो नाम रखते टाइम कई तरह के नाम आए कि भाई किसी का साइंटिफिक नेम किस तरह रखा जाए। तो नाम ऐसा रखा जाना चाहिए जिसको हर इंसान रिलेट कर सके। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, जिनको नॉमेनक्लेचर का फादर कहा जाता है। तो कैरोलस लीनियस ने ये यहाँ पर नाम दिया गया है, शुभम डोंट राइट एक्स्ट्रा थिंग्स। कैरोलस लीनियस का नाम यहाँ पर दिया गया है। कैरोलस लीनियस ने क्या किया? ही हैज गिवन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का नाम पुट अप किया, सामने रखा। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का क्या फायदा है बच्चों? कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जब हम साइंटिफिक नेम पुट अप करते हैं तो जो सबसे पहला नाम लिखते हैं वो किसका लिखते हैं? वो होता है आपके जीनस का
और दूसरा नाम जो होता है वो होता है, सॉरी, पहला नाम जीनस, दूसरा नाम होता है स्पेसीज का। इट्स ओके, इट्स ओके। तो जीनस और स्पेसीज, ये दोनों नाम लिखे जाते हैं और यही दोनों नाम के बिहाफ पर हम किसी का भी नॉमेनक्लेचर करते हैं। जीनस क्या होता है बच्चों, स्पेसीज क्या होता है। जैसे मान लो कि एक, हम बोले चावल, राइस, तो राइस क्या है बच्चों, राइस एक जीनस है। अब बासमती राइस है कि कह सकते हैं वो जो छोटा वाला चावल आता है ना, बीपीटी या करके क्या बोलते हैं, या सोनाचूर, कोई भी चावल जो है, सबकी अलग अलग कैटेगरी है, तो वो राइस एक जीनस है। अब उसकी जो अलग अलग कैटेगरी है वो उसका क्या है, स्पेसीज है। इसी तरह रोज है, रोज एक मेन कलर का होता है, थोड़ा खिला हुआ गुलाब। एक गुलाब आता है ब्लैक सा, बिल्कुल कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है, तो वो दूसरा उसका स्पेसीज है। तो जीनस का मतलब है एक जीनस के कई सारे स्पेसीज हो सकते हैं। ठीक है। जैसे टाइगर और लायन, टाइगर और लायन एक एक ही जीनस के हैं, लेकिन उनकी स्पेसीज अलग अलग है। ठीक है। तो इसीलिए, हाँ, इसीलिए हम क्या करते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि जीनस अलग क्यों है और स्पेसीज अलग क्यों है, तो स्पेसीज का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो दिखने में और बिहेवियर में एक ही तरह के हो, और जीनस का मतलब है जो दिखने में और बिहेवियर में जिनमें थोड़ा सा डिफरेंस आए। जैसे मैंने कहा बासमती राइस और छोटा वाला चावल, उनके दिखने में और उनके टेस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है। इसी तरह टाइगर और लायन में भी थोड़ा सा फर्क होता है। तो अब बच्चों यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, इनके कुछ नाम, जैसे टाइगर है, टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस होता है। पीकॉक का साइंटिफिक नेम पेवो क्रिस्टेटस होता है। तो बच्चों देखो, दोनों के नाम में हमने क्या किया, सबसे पहला नाम जो लिखा वो था जीनस, और जो दूसरा नाम लिखा वो क्या है, स्पीसीज है। इसी तरह पीकॉक में भी जो पहला नाम है वो जीनस है, और जो दूसरा नाम है वो क्या है, स्पेसीज है। तो जीनस, स्पेसीज, याद रखिए, पहले जीनस एंड देन स्पेसीज। जो इन दोनों में पहला पहला वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर का होगा, मतलब जीनस का जो पहला लेटर होगा अल्फाबेट, वो कैपिटल लेटर होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। बाकी सब क्या होंगे, स्मॉल होंगे। तो पहला अल्फाबेट छोड़ के बाकी सब स्मॉल होते हैं। जीनस और स्पेसीज के बीच में गैप दिया जाता है और दोनों को अंडरलाइन किया जाता है। यही इतनी सी बात है। इसके कुछ रूल से देख लीजिए। पहला रूल, नेम ऑफ द जीनस बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। दूसरा रूल कि स्पेसीज हमेशा स्मॉल लेटर, स्पेसीज का बाकी सब स्मॉल लेटर से ही होगा। जब लिखेंगे तो इटैलिक्स में लिखेंगे, नहीं लिखना आता इटैलिक्स में तो क्या करेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो ये तीन रूल हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा, समझिएगा, और इसके बिहाफ पर ही आपको अटेम्प्ट करना है। समझ में आ गया तो हैंड रेस कर दीजिए बच्चों। ओके, गुड। ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए और उसका आंसर हैंड रेस कीजिएगा, हम पूछेंगे। बाकी सब बच्चे हेड डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लीजिए। मैं एक एक करके पूछूंगा तो बताइएगा।
What are the advantages of classifying organisms? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? हैंड रेज कीजिए बच्चों, जिनको भी आता है। अरे क्या हुआ, गलत होगा सही होगा, एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट। और नहीं, नहीं एटलीस्ट बोल पा रहे हो तो चैट में लिख दो। So at least I can read now whether the students are understanding the concept or not. Okay, Ayush has raised his hand. Good. At least बच्चे में कम से कम करेज तो है। हाँ आयुष बताइए। सर इजली स्टडी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। सर कोई रिसर्च के लिए सर इजली सर उसको समझ सके, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ गुड। और सर ठीक है ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके, सही है, पहला आपका रीजन थैंक यू सही है। सर। अनुष्का ने लिखा इट मेक म्यूट कर लीजिए आयुष। स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल मच इजियर। ठीक है अनुष्का, आपका भी रीजन सही है। शुभम ने क्या लिखा है? सर्च करने में इजी होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई, शुभम का भी सही है। स्टडी को लेकर के क्या नाम लिखा है? मैं तो नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इट मेक द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म मच इजियर। हाँ जो भी है ठीक ही लिखा है। श्रीजा बोलना चाह रही, गुड। श्रीजा बताओ। Sir, when organisms are classified into their features, it is easy to study about them. And second point, the study of scientific experiment is also easy for us to understand. सेकंड पॉइंट रिपीट कीजिए। The study of scientific experiment. Whatever the scientific experiments has been done on organism, it will be easy for them also and easy for us also to understand. Okay. आदिति ने लिखा इट हेल्प इंटर रिलेशनशिप, इंटरनेशनल से रिलेशनशिप होगा एमंग। ठीक है आदिति, बिल्कुल सही है। इंटर रिलेशन होना चाहिए वैसे, हाँ। इट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी ठीक है। ठीक है। ओके, जिन लोगों ने हैंड रेस करके भी बताया उनके पॉइंट्स भी ठीक है। जिन लोगों ने वैसे चैट में बताया उनके पॉइंट्स भी ठीक है। ज्यादातर जो पॉइंट्स हमको समझ में आए वो दो पॉइंट्स बच्चों के कहने के मतलब, एक तो आइडेंटिफिकेशन में बहुत आसानी हो जाती है। दूसरा बच्चों ने कहा स्टडी करने में आसानी हो जाती है। तीसरी चीज है सीक्वेंसिंग करने में आसानी हो जाती है। सीक्वेंसिंग का मतलब आपको पता चल जाता है ये छोटा ऑर्गेनिज्म है, ये बड़ा ऑर्गेनिज्म है, ये उससे बड़ा है, ये सेलुलर लेवल है, टिश्यू है या ऑर्गन लेवल है। दूसरी बात है कि हमको एंसेस्ट्री पता चल जाती है। एंसेस्ट्री का मतलब है कि हमारे पूर्वज कौन है, हमसे जो सबसे ज्यादा मिलता जुलता है, हमसे जो सबसे क्लोजेस्ट क्लास है वो हमारा एंसेस्टर होगा, उससे पहले वाला क्लास उसका एंसेस्टर होगा। तो हमको हमारी एंसेस्ट्री पता चल जाती है, हमारी ही नहीं बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की भी एंसेस्ट्री पता चल जाती है। अब हम कह सकते हैं ना कि हाँ भाई मछलियों से मेढक आए, मेढक से रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल से फिर अदर ऑर्गेनिज्म है। कि किससे हमको पता चला? जब हमने क्लासिफाई किया तो हमको पता चला। आस्था क्या लिखते हैं? बेटर कैटेगराइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग, कॉमन कैरेक्टर्स, इजी स्टडी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है। How would you choose between two characteristics to be used for developing a hierarchy in classification? बताइए भाई। How would you choose between two characteristics to be used for developing a hierarchy in classification? हाँ अनुराग, आपका भी सही है। Will be form the basis of, एक मिनट, presence of vertical column can be taken vertically. Tetrapoda is also under the vertebrata.
ठीक है, ठीक है, सही है, सही आस्था। पहले आप एक मेन कैरेक्टर लेंगे, देन आप उस मेन कैरेक्टर का सब कैरेक्टर लेंगे। जैसे आपने मेन कैरेक्टर लिया आर्थ्रोपोडा, अब आर्थ्रोपोडा में जितने भी जॉइंटेड लेग वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो आएंगे। अब उस आर्थ्रोपोडा में आपको अगर हायरार्की बनानी है तो सब कैरेक्टर्स आप ले लीजिए। इंसेक्टा, जो इंसेक्ट्स होते हैं 6 पैरों वाले, तो 6 पैरों वाले सारे इंसेक्ट्स में आ जाएंगे। इंसेक्ट का आप अलग कैटेगरी बना दीजिए। तो हर इंसेक्ट आर्थ्रोपोड है, लेकिन हर आर्थ्रोपोड इंसेक्ट नहीं है। इसी तरह एक बच्चे ने एग्जांपल बताया वर्टिब्रेटा, तो वर्टिब्रेटा एक बड़ा कैरेक्टर है, और उस वर्टिब्रेटा में हमने टेट्रापोडा ले लिया। सब कैरेक्टर क्या ले लिया? टेट्रापोडा, हाथ पैर वाले वर्टिब्रेट्स। हाथ पैर वाले वर्टिब्रेट्स हम लोग हैं, बिना हाथ पैर वाले मछलियां हैं। तो ये हमारे सब कैरेक्टर्स हो गए। तो जब भी आप दो कैरेक्टर बनाते हो तो एक मेन कैरेक्टर रखते हो और एक सब कैरेक्टर रखते हो, ताकि मेन कैरेक्टर में बड़ा ग्रुप आएगा और सब कैरेक्टर में उसका छोटा ग्रुप आएगा। उसका भी सब कैरेक्टर लिखोगे तो उसका भी छोटा ग्रुप, तो इससे हायरार्की बन जाती है। बड़ा ग्रुप, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो हायरार्की बन गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेसिक फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। बताइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हैंड भी रेस कर सकते हैं, आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो। सृजा बोलना चाह रही है। जी सृजा बताइए। Sir, first number of cell present. ओके, Second, how many layers? How many layers are present? And the third, cell wall. वॉल एंड लेयर बोथ आर सेम। और सब बस इतना ही, तीन ही था। ओके, ठीक है। और कोई बच्चा? अच्छा, बच्चे यहाँ लिख भी रहे हैं। अदिति ने लिखा प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ठीक है। किस बच्चे ने? रिद्धि ने लिखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सही है बच्चे। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल, सेल वॉल लिखो रिद्धि। हाँ ठीक है। अनुराग ने काफी कुछ लिख दिया है। प्रोकैरियोट सही बात है। वेदर द यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर लिख दिया, ठीक है, गुड। और सेल वॉल है या नहीं, ठीक है, ओके। आशु ने भी यही चीजें लिखी हैं। इकोलॉजिकल लाइफ साइकिल एक नया टर्म जोड़ा है, ठीक है, कह सकते हो। आयुष, मोड ऑफ लेवल ऑफ सेल। आयुष ने बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सही आंसर लिखा है, 5 पॉइंट्स और नेसेसरी पॉइंट्स। अनुष्का ने 1 पॉइंट लिखा प्रोकैरियोट यूकैरियोट। आस्था ने भी 4 पॉइंट लिखे लेयर ऑफ सेल्स। सेल का लेयर मतलब नहीं समझ में आ रहा मुझे, कैसा लेयर ऑफ सेल्स? ठीक है, खैर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हैबिटेट भी कह सकते हो। अनुष्का यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, एक ही पॉइंट हुआ। वैभव ने एक ही पॉइंट बोला। सुप्रिया भी एक, सुप्रिया ने तो सीधा क्लासिफाई कर दिया, प्रोटिस्टा पंजाई। नहीं नहीं, क्लासिफाई मत करिए अभी पॉइंट। शुभम ने भी 1 पॉइंट, हेट्रोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ। वैभव ने मोटाइल नॉन मोटाइल 1 पॉइंट और बताया। अनुष्का मोड ऑफ न्यूट्रिएंट। सुप्रिया 5 किंगडम। अदिति ने वेदर दे प्रिपेयर देयर ओन, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। ठीक है, 5 मेन पॉइंट्स जो होते हैं बच्चों, वो क्या क्या है इनके? पहला, सेल वॉल, नंबर ऑफ सेल्स वेदर दे आर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। तीसरा, सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल का हो गया, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज देयर और नॉट। तीसरा, वेदर दे आर ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। नेक्स्ट है, अगर यूनिसेलुलर है तो वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल हो गया, सेल वॉल है या नहीं ये हो गया, ऑटोट्रॉफिक्स है कि हेट्रोट्रॉफिक्स है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। तो बच्चों देखो, नंबर ऑफ सेल के बिहाफ पर
यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में ये दोनों आ जाते हैं। यूनिसेलुलर में दो कौन से किंगडम आते हैं? एक आता है आप लोगों का प्रोटिस्टा और दूसरा आता है बच्चों मोनेरा। गुड। तो एक आ गया प्रोटिस्टा और दूसरा आ गया मोनेरा। प्रोटिस्टा जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है, मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है। लेकिन दोनों नेचर वाइज कैसे होते हैं? दोनों नेचर वाइज यूनिसेल्युलर होते हैं। तो दो किंगडम हमारे यही बन गए। अब यूकैरियोट में आगे बढ़ेंगे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। तो मल्टी सेलुलर में एक होता है विद सेल वॉल और एक होता है विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल मल्टी सेलुलर और सेल वॉल विदाउट सेल वॉल में कौन सा किंगडम आ जाएगा? एनिमेलिया आ जाएगा। और सेल वॉल में दो किंगडम और आ जाएंगे। सेल वॉल वाले में दो किंगडम आएंगे। पहला आएगा फंजाई और दूसरा आएगा प्लांट। प्लांट के अंदर क्या होगा? प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होंगे और फंजाई हेट्रोट्रॉफ्स होंगे। तो these are the basic things. Yeah, these are the basic things that we have to consider while classifying the five kingdom. जब हम पांच किंगडम क्लासिफाई कर रहे होते हैं तो ये चीजें हमको दिमाग में रखनी होती है और समझनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट पढ़िए, बताइए। What are the major divisions in the plant tree? What is the basic for this division? ओके आयुष बताइए। Sir, major division of the kingdom Plantae is sir, first algae, thallus-like body. Sir, दूसरा Biophyta, body is divided into leaves and stem. तीसरा Tetraphyta, body is divided into roots, stem and leaf. Proper उसके बाद Angiosperm, naked seeds. Angiosperm, sir, seeds bearing covered seeds. ठीक है। सृजा आपका भी आंसर सही है, अनुराग आपका भी सही है एंड तस्लीम आपका भी सही है। भार्गवी कुछ कहना चाह रही है, बताइए भार्गवी। Yes, sir. The major division in Plantae are Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm, and Angiosperm. And the basis for these divisions are differentiated body parts, present of vascular tissue, reproduction through seeds or spores, or seeds are inside the fruit or neg. वेरी गुड, शाबाश, अच्छा है, गुड, ओके। और कोई बच्चा? प्रज्ञा ने एक पार्ट बताया जिसके बिहाफ पर प्लांट्स को कौन कौन से बिहाफ पर डिवाइड किया जा सकता है बच्चों? और कोई बच्चा? सीड है या नहीं है, बॉडी डिफरेंशिएटेड है या नहीं है, तीसरा वेस्कुलर बंडल्स है या नहीं है। वेस्कुलर बंडल्स मतलब वुड का होना या फिर जाइलम और फ्लोएम का होना। या आप चाहो तो हैबिटेट के बिहाफ पर भी डिवाइड कर सकते हो। कहाँ रहते हैं? पानी में रहने वाले हैं या फिर जमीन में रहने वाले हैं। इन चारों के अलावा कोई और क्राइटेरिया बच्चों जो आपको लगता हो छूट गया हो मुझसे? मुझे तो लग रहा है कि एक छूटा है कोई। वो तो सीड हो गया, सीड में ही आ जाएगा वो, whether they are bearing naked seeds or full seeds। सेल वॉल सब में होगा आशु।
सोचिए, एक चीज हमसे छूट गई है, वो क्या है? रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स और स्पोर्ट्स। रिप्रोडक्शन हो सकता है, कॉटिलिडन का हम सीड में ही मान लेंगे। रिप्रोडक्शन आप ले सकते हो, लेकिन ये नहीं लोगे रिप्रोडक्शन थ्रू सीड और स्पोर। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, ये ले सकते हो। दिस कैन बी अ पॉइंट। जर्म लेयर, नहीं प्लांट में जर्म लेयर नहीं है, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं वेदर दे आर सेल्यूलर और टिश्यू लेवल। जैसे एल्गीज होती हैं वो सेल्यूलर लेवल होती हैं, और हायर प्लांट्स जो होते हैं वो टिश्यू लेवल के होते हैं। हाँ ठीक है आदिति, ये आ जाएगा इसमें, ट्रांसपोर्टेशन वाला वेस्कुलर बंडल्स में आ जाएगा। यही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है जाइलम का और फ्लोएम का। ठीक है, आई थिंक दिस पॉइंट हैज बीन सफिशिएंट। तो 2 पॉइंट और हम लोगों ने इसमें ऐड किया। नेटवर्क प्रॉब्लम, अच्छा मेरी आवाज कट रही क्या बच्चों? नहीं, अच्छा शायद सुप्रिया, आपके यहाँ शायद हो रहा। सुप्रिया देखिए एक बार नेटवर्क प्रॉब्लम, बिकॉज बच्चे बता रहे हैं मेरी आवाज सही आ रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा है बच्चों कि प्लांट का डिफरेंशिएशन या प्लांट का जो डिवीजन होता है वो एनिमल के सब ग्रुप से कैसे अलग होता है। ये चीज आपसे पूछा गया है, ये चीज आपसे पूछा गया है। तो प्लांट का तो जस्ट अभी आपने ये सब पढ़ लिया। अब एनिमल में कुछ ऐसा बताइए जो इसमें नहीं है। तो एनिमल का क्राइटेरिया मैंने आपको लिखवाया था, वो क्या क्या क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया इसके इसमें नहीं आना चाहिए, प्लांट में नहीं आना चाहिए, वो क्राइटेरिया बताइएगा। तो मैं चैट देख रहा हूँ। वैभव ने 3 बताया, सही बताया, लेकिन और भी हो सकता है। अनुष्का ने सिर्फ एक ही बताया, एक का तो मैं नहीं पढ़ रहा, कम से कम 3 से 4 बताओ। चलो 4 बताया वैभव ने, चारों सही है, शाबाश वैभव, गुड। और कोई बच्चा, और कोई एक बच्चे ने हाथ हैंड रेज किया, सृजा बोलिए। Sir, Thylophyta and Bryophyta is on the basis of cell structure. एनिमल का बताइए आप। एनिमल का, ठीक है सर, वेट। ओके, और कोई बच्चा बताना चाह रहा है? अनुराग, वो कैरेक्टर्स क्या क्या है, एनाटॉमिकल या मोर्फोलॉजिकल, वो कैरेक्टर्स क्या क्या है बताइए अनुराग। प्रज्ञा, जर्मलिया, 4 ठीक है, प्रज्ञा सही है आपका भी। वैभव, वैभव ने 5वां पॉइंट दिया, वो भी सही है एकदम, गुड। मतलब स्टूडेंट्स आर हैविंग वेरी गुड कमांड एंड वेरी गुड मेमोरी। क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो याद रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आयुष ने बोला है सेल लेयर, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। इसमें से देखो, एप्रोप्रिएट एक भी नहीं है। मॉर्फोलॉजी है, लेकिन मॉर्फोलॉजी में क्या हो सकता है वो बताओ। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी तो है, लेकिन मॉर्फोलॉजी में क्या क्या पॉइंट्स लिए जा सकते हैं एनिमल को डिवाइड करने के लिए। साइटोलॉजी में क्या क्या लिया जा सकता है वो भी बताओ, अगर एक आध पॉइंट है तो। ऑलरेडी है, लेकिन क्या है वो बताइए। ये तो बहुत मेजर चीज होगी। भार्गवी,
ठीक है, सही है। आपने नाम पूरा नहीं लिया, लेकिन आपने पूरा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है कि हाँ भाई, इस बिहाफ पर ये डिफरेंस होता है। तो मेन नाम नहीं लिया आपने, लेकिन बाकी सारा डिफरेंस आपने करके रख लिया। ये भी ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे 4 या 5 पॉइंट ही दे पा रहे हैं। हालांकि आप चाहते तो और भी दे सकते हैं। बॉडी डिजाइन, बॉडी डिजाइन, चलो बॉडी सिमिट्री बोल दो। डिजाइन क्या होता है? देखो, आदिति राज, हाँ, आदिति ने एक नया टर्म इंक्लूड किया। गुड। प्रेजेंस और एब्सेंस, एक। अनुष्का ने भी एक नया टर्म इंक्लूड किया, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट पहले से ही वो है बच्चे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप नहीं ले सकते। सेकंड पॉइंट जो है ना, वो ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड करने के लिए है, तो वो नहीं ले सकते। थर्ड पॉइंट भी वही है। हाँ, अब आयुष का आंसर सही है। लास्ट वाला जो आपका पॉइंट है, वो सब ग्रुप को डिवाइड करने के लिए है, जो स्मॉलर फीचर्स होते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग गिनते हैं। हैबिटेट प्लांट में भी था, एनिमल में भी है, तो हैबिटेट नहीं लेंगे, लेकिन ये लेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए लेंगे क्योंकि इनका सेल्यूलर और टिश्यू हो सकता है, हमारा ऑर्गन भी हो सकता है। ठीक है, हाँ सही। दूसरा हम लेंगे बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं उनके जर्म लेयर होते हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्या है, ये सारी चीजें। तीसरा है सीलोम या बॉडी कैविटी लेते हैं, कि बॉडी के अंदर सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है। चौथा हम लेते हैं इनका सेगमेंटेशन, कि बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं सेगमेंटेड है। नेक्स्ट लेते हैं कि बॉडी में कोई एक्सोस्केलेटन पाया जा रहा है या फिर एंडोस्केलेटन पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हमको लेना हुआ तो लेंगे कि नोटोकॉर्ड है या नहीं है। तो नोटोकॉर्ड है या नहीं है प्रेजेंट इसके अंदर। और एक आध पॉइंट क्या लिया जा सकता है इनका कि रिप्रोडक्शन ऑलरेडी हमने प्लांट पे ले ही लिया है। एनिमल्स में और कोई पॉइंट जो लिखवाया गया हो आप लोगों को? जर्म लेयर, सिमिट्री, सिमिट्री लिखा कि नहीं मैंने? अच्छा, सिमिट्री नहीं लिखा, सिमिट्री नहीं लिखा ना, हाँ सिमिट्री, ओके। हाँ सिमिट्री। तो ये सब चीजें। अब कितने पॉइंट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और हमने 4 ही बताने को बोला था, फिर भी कई बच्चों ने 5 से 6 पॉइंट्स तक बताए हैं और सही बताए हैं। तो मुझे ये सारे पॉइंट्स अलग अलग बच्चों के आंसर में दिख गए, लेकिन मैक्सिमम जो मुझे आंसर सही मिला, 5 पॉइंट्स तक एकदम सही मिला। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप्स। ये अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बताइए। हाउ एनिमल्स आर इन वर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप्स। ठीक है, वैभव का आंसर एकदम सही है। हम्म प्रज्ञा,
ठीक है, आपका भी सही ऑप्शन। आस्था, आस्था ने पूरा डिवाइड कर ही दिया और बहुत जल्दी टाइप कर लिया, वेरी गुड, सही है। बट आपको सिर्फ क्राइटेरिया बताना है, मतलब किस क्राइटेरिया पे सब ग्रुप्स बनाए गए हैं। आपने पूरा डिवीजन ही शो कर दिया, ये टाइम ज्यादा लेगा ऐसे। ठीक है, अदिति ने बहुत छोटा सा लिखा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या क्या चीजें देखी गई सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, वो भी लिखो अदिति। आयुष ने, ठीक है आयुष का भी, लेकिन मतलब क्राइटेरिया नहीं लिखा आपने आयुष। हाउ मतलब किस तरह से किया गया है, तो कुछ क्राइटेरिया के बिहाफ पे किया गया ना, वो क्राइटेरिया क्या है? अनुराग ने सही लिखा है, हाँ ठीक है। तस्नीम ने 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स लिखे हैं, सही लिखे। नहीं, दूसरा पॉइंट सही नहीं तस्लीम आपका। वैभव ने, ये तो सिर्फ बर्ड के लिए हो गया ना। हैबिटेट में एक ही चीज लिखेंगे, टेरिस्ट्रियल और ये, ठीक है। वो उड़ने वाला टेरिस्ट्रियल है कि कहाँ है, वो अलग मैटर है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप लोगों ने काफी हद तक पॉइंट्स दे दिए हैं हमको। एनिमल ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडी, हाँ ठीक है, ये भी ले सकते हैं। तो वर्टिब्रेट्स को देखिए कैसे क्लासिफाई किया गया। वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि वर्टिब्रेट्स होते कैसे हैं। तो वर्टिब्रेट्स के पास वर्टिब्रल कॉलम थे, तो सभी वर्टिब्रल कॉलम्स वालों को देखा गया। तो एक के पास जॉ नहीं था, एक कैटेगरी के पास, और दूसरे के पास जॉ था। तो हमने सबसे पहले इस बिहाफ पे बांटा कि जॉ है और जॉ नहीं है। फिर हमने वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेट्स को देखा, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर देखा कि यार ये जो वर्टिब्रेट्स है, इनमें जो लंग्स है, लंग्स भी पाए जा सकते हैं, गिल्स भी पाए जा सकते हैं। तो इस बिहाफ पे हमने डिवाइड किया कि रेस्पिरेशन या तो गिल्स से होगा या फिर लंग्स से होगा। तीसरा जब हमको डिवाइड करना हो तो हमने हार्ट का चैम्बर देखा। हार्ट का चैम्बर किसी का 2 था, किसी का 3 था, किसी का 4 था। तो हार्ट के चैम्बर्स देखे हमने। उसके बाद एक्वेटिक हैबिटेट भी देख सकते हैं, या हैबिटेट हैबिटेट देख सकते हैं कि पानी में रहने वाला है, कि पानी जमीन दोनों में रहने वाला है, या फिर सिर्फ जमीन में रहने वाला है। तो हमने हैबिटेट भी देखा डिवाइड करने के लिए इन लोगों को। इसके बाद हमने सिंपली ये देखा कि यू कैन से बॉडी के ऊपर क्या पाया जा रहा है। एंडोस्केलेटन पहले देखा, एंडोस्केलेटन किसका, कार्टिलेज से बना है और किसका, बोन से बना है। फिर देखा बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट, एक्सोस्केलेटन पे क्या है। तो एक्सोस्केलेटन सबका स्किन था, और स्किन के ऊपर किसी के प्लेट्स थे, किसी के स्किन के ऊपर स्केल्स थे, किसी के स्किन के ऊपर फेदर्स थे, और किसी के स्किन के ऊपर हेयर्स थे। तो ये भी अपने आप में मतलब एक डिवीजन का क्राइटेरिया हो गया। तो डिवीजन के क्राइटेरिया को हम लोगों ने इस तरह से फुलफिल किया बच्चों। हमने कई सारी चीजें देखी और कई सारी चीजों को वो किया। अब हमारी तरफ से 2 क्वेश्चन आज के लिए। पहला क्वेश्चन सब लोग अपनी कॉपी में नोट करिए, नेक्स्ट टर्न पे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और होने से आप भेज भी सकते हैं हमको व्हाट्सएप पर, नहीं होने से हम लोग अगले बार में डिस्कस करेंगे इसको। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, which group among all 5 kingdoms have major chance
of survival. And why? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, टाइप ऑफ mammals locomotion. ये दो क्वेश्चंस है, इसमें से दूसरा वाला अभी हम डिस्कस कर देंगे, पहला वाला आप लोगों को करना है घर से, ठीक है? हैंड रेस कीजिए बच्चों, कर लेंगे आप लोग? ठीक है बच्चों, गुड। हैंड नीचे कर लीजिए, हैंड डाउन करिए। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन के लिए हिंट ये है कि जिसका ऑर्गन, जिस ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उसका सर्वाइवल रेट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है? वो इन्वायरमेंट को उतना ही अच्छा अडाप्ट करेगा और उसका सर्वाइवल रेट उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। मैमेलियन लोकोमोशन के बारे में कुछ चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं नोट्स में अपलोड कर दूंगा, ठीक है? और जो वो क्वेश्चंस करवाए हैं वो भी अपलोड कर दूंगा, ये मैं अपलोड करूंगा, ठीक है? पहले मैं 2 एग्जाम्पल इसके देता हूँ लोकोमोशन के। एक वो मैमल्स होते हैं जो कर्सोरियल होते हैं। कर्सोरियल मतलब दौड़ने वाले, रनिंग। एग्जाम्पल सोचते रहो, अभी मैं पूछूंगा। वो मैमल्स जो दौड़ते हैं, एक वॉकिंग मैमल्स जो चलते हैं, खाली दौड़ने में ज्यादा भरोसा नहीं। एक होते हैं डिगिंग, जो जमीन खोद करके जमीन के अंदर बिल बिल बना करके रहते हैं। एक होते हैं फ्लाइंग, एक होते हैं आर्बोरियल, पेड़ों पे रहने वाले, ठीक है? एक होते हैं क्रीपिंग, अरे क्रीपिंग, रेंगने वाले मैमल्स। तो क्या है इन सब के एग्जाम्पल्स आपको लिखना है, ठीक है? दौड़ने वाले, चलने वाले, गड्ढा खोदने वाले, उड़ने वाले, पेड़ों पे चढ़ने वाले और रेंगने वाले। हो जाएगा ना बच्चों? एक बार और हैंड रेस कर दीजिए। जस्ट राइट एग्जाम्पल्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हाँ, ऐसा नहीं कि सर ने कुछ भी दे दिया है। पहला क्वेश्चन आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमने किस ऑर्गन को हाईएस्ट लेवल पे रखा है, किसको लोवेस्ट पे रखा है, उसका फायदा क्या है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है? आज के लिए आपका इतना ही है। मैं ये नोट्स अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के उस पे, एंड इन नेक्स्ट टर्न वी विल डिस्कस द अदर कंटेंट्स। मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टर्न पे बाकी चीजें करेंगे, वो नोट्स मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है तस्लीम? ओके ओके बच्चों, कल मिलते हैं फिर। कल इन द सेंस जो नेक्स्ट टर्न है।